शुरू करते हैं एग्रीकल्चर की बहुत बढ़िया और शानदार जो जानकारी है जो हम सभी सिस्टम के माध्यम से आपस में साझा करेंगे। तो ये कोई साथियों एग्रीकल्चर की कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं और मैं भी कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मैं आप जैसा एक फार्मर हूँ जो फील्ड में जा करके इन 2.5 से 3 सालों में जितना भी मैंने नॉलेज या ज्ञान किसानों के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से अर्जित किया है वो आप सभी के बीच में साझा करूंगा। तो इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो शायद नहीं बताने की हो, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो बताने की हो लेकिन मैं बता नहीं पाऊं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, तो वो आप हैंडल कर लेना। और जो भी कुछ होता है वैसे तो बढ़िया होने वाला है सेशन। तो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कि मिट्टी और पौधे का स्वास्थ्य, क्योंकि मेन चीज है। अभी मान लो आप कोई भी किसान अगर खेती करता है तो वो सिर्फ इस चीज पर फोकस करता है कि मैं खेतों में और क्या क्या चीजें डालूं जिससे बेहतर उत्पादन हो, और क्या क्या चीजें मैं डालूं जिससे बेहतर उत्पादन हो, कैसे मैं और बढ़िया उत्पादन ले सकता हूँ, कैसे मैं और बढ़िया उत्पादन ले सकता हूँ। ये मतलब आप समझ लो कि किसानों के बीच में होड़ लगी हुई है कि मुझे अपनी खेती में साथ या पड़ोस वाले से बेहतर और ज्यादा उत्पादन करना है। इसके लिए भले ही मुझे कितना ही खर्च खेती में क्यों ना करना पड़े, कितना ही खर्च खेती में क्यों ना करना पड़े, ये बात सत्य है। लेकिन वो खर्च किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर करना चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्वों के ऊपर करना चाहिए, ये जानकारी जुटाना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि एक समय था जब कोई बेटा पढ़ लिख नहीं पाता था तो उसका बाप बोलता था कि चल पढ़ लिख नहीं पाएगा तो तू खेती करेगा। लेकिन आज ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है तो वो खेती भी नहीं कर पाता है, वो खेती में भी कमा खा नहीं पाता है। हाँ, वो खेती को बेच करके जरूर कमा खा पाएगा, लेकिन खेती करके तो वो सारी चीजें, वो सारे बेनिफिट्स लेना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है एजुकेशन। आज बगैर एजुकेशन से बेहद अच्छी और मुनाफे की खेती करना भी पॉसिबल नहीं है। तो साथियों आइए जानते हैं हम कि नो अबाउट प्लांट हेल्थ। प्लांट हेल्थ क्या है, कैसे हम प्लांट हेल्थ को बेहतर सकते हैं, कैसे हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बेहतर रख सकते हैं, कैसे किसान अच्छे तरीके से अगर खेती करे, अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज करे तो कैसे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बेहतर रह सकती है और उपज में भी हमें वृद्धि मिल सकती है। इन सारी जानकारियों के बीच में आज हम कुछ डाटा शेयर करेंगे, कुछ डाटा हम साझा करेंगे कि क्या क्या वो चीज है जो चाहिए मिट्टी को बेहतर रखने के लिए। अगर मिट्टी बेहतर रहती है तो जाहिर सी बात है कि फसल भी बेहतर रहेगी, किसानों का खर्च भी कम होगा। तो मिट्टी की गुणवत्ता को मापने के कुल 7 मानक होते हैं। 7 मानकों के माध्यम से हम मिट्टी की गुणवत्ता को माप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसान बोलता है कि यार मेरे इस खेत में मैं कितना ही खर्च क्यों ना कर दूं लेकिन मुझे उपज नहीं मिल पाती है, मैं इसमें कितना ही पानी डाल दूं, कितना ही खाद डाल दूं, कैसे ही जुताई कर लूं, लेकिन इस खेत में मुझे सही तरीके से उपज नहीं मिल पाती है। तो आइए जानते हैं उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो मिट्टी को मापने के जो मानक होते हैं उसमें सबसे पहले होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों को पकड़ करके रखने की क्षमता भी होना चाहिए। दूसरी चीज है पीएच। पीएच लेवल क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे को सही तरीके से उपलब्ध हो जाएं। मतलब जो चीजें हम डालते हैं, मान लीजिए मैंने कोई सा भी खाद डाला, कोई सा भी दवाई डाला या मैंने खेतों में पानी डाला, क्या वो सही तरीके से पौधे को प्राप्त हो रहा है मिट्टी के माध्यम से, ये पीएच लेवल पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज आती है मिट्टी की जल धारण क्षमता। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसान को 1, 2 या 3, 4 पानी जब खेतों में डालते हैं तो भी बेहद बढ़िया उत्पादन मिल पाता है। कहीं कहीं किन्हीं किसानों को 6, 7 या 8, 10 पानी भी डाल देते हैं तब भी वह उत्पादन शायद नहीं मिल पाता है। चौथा है हवा के संचार की मात्रा। जब मिट्टी में पहले क्या होता था कि केंचुए होते थे, केंचुए ऐसे ऊपर नीचे होते थे जिससे कि छिद्र के माध्यम से हवा का संचार प्रॉपर तरीके से मिट्टी में होता था। तो क्या हवा का संचार मिट्टी में सही तरीके से होता है? फिर मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक तत्व। अभी की अगर बात करें तो मिट्टी को अगर हम चेक करवाएंगे, मिट्टी की जांच करवाएंगे तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा लगभग नील हो चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को बाहरी खर्च बेहद अधिक करना पड़ रहा है। छठी चीज है कि मिट्टी में जो उपलब्ध जीवाणु है, मित्र जीवाणु है, केंचुए है, मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया है, उनकी मात्रा भी जमीन से नील हो चुकी है। तो क्या मिट्टी में मित्र जीवाणु है, वो भी जरूरी है। और मिट्टी में उपलब्ध खनिज तत्व,
क्या मिट्टी में वो खनिज तत्व मौजूद हैं जो शायद कहीं ना कहीं मिट्टी से ही निर्मित होते हैं, जो पौधों के अपशिष्ट के माध्यम से बनते हैं? क्या वो खनिज तत्व मिट्टी में उपलब्ध है? ये अगर 7 मानक है मिट्टी। आवाज नहीं आ रही सर। तो इन तरीकों से हम मतलब जैसे कि कहीं किसानों के पास में जाते हैं तो जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत के माध्यम से हमें ये चीजें पता पता चलती है कि यार मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खाद या बहुत ज्यादा खेती में खर्च कर देता हूं लेकिन मुझे उतना उत्पादन नहीं मिलता है। तो अगर हम उनको सही तरीके से आंसर कर पाए कि क्या कारण है कि आपको उपज नहीं मिल पा रही है, वो बातों के माध्यम से हम उनसे यहाँ से पता कर पाएंगे। जैसे कि मिट्टी भी बहुत प्रकार की होती है, आपकी पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, भुरमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मुर्मी मिट्टी, बहुत सारे प्रकार की मिट्टी होती है। तो किस मिट्टी में कैसी उपज होती है ये भी बेहद डिपेंड करता है। तो ये 7 मानक है मिट्टी की गुणवत्ता को मापने के, लेकिन किसान इन चीजों पर फोकस नहीं करता है। अभी बात करें तो हमारे देश का 85% किसान, कितना, देश का 85% किसान सिर्फ 2 प्रकार के खादों पर ज्यादा डिपेंड है। अब वो 2 प्रकार के खाद कौन से हैं? सबसे पहला है एनपीके और दूसरा है डीएपी, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और डाई अमोनियम फास्फेट। इन 2 खादों के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। इन 2 खादों को बेहद ज्यादा मात्रा में किसान यूज करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन 2 खादों के माध्यम से एक बेहतर उपज ली जा सकती है मिट्टी या पौधे से? तो आंसर है नहीं, क्योंकि एक फसल को कंप्लीट होने में कम से कम 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, ये सारी चीजें पौधे को चाहिए। ये हो गए 12 प्रकार के पोषक तत्व। लेकिन क्या ये भी सही मात्रा में डालने से उपज सही तरीके से मिल जाएगी? तो उसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि जो 4 पोषक तत्व जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश, अगर ये सही तरीके से प्रॉपर मात्रा में सही है तो ही उपज सही तरीके से बेहतर हो पाएगी और किसान का खर्च भी 50% तक घट जाएगा। लेकिन फिर भी एक मतलब भेड़ चाल के माध्यम से हम, क्या पड़ोसी ने 2 बोरी डाला है तो मैं 2.5 बोरी डालूंगा, उसने 2.5 बोरी डाला है तो मैं 3 बोरी डालूंगा, और एक ही एक खाद डालते चले जा रहे हैं। लेकिन जो मैं एक ही एक तरह का खाद डाल रहा हूं, क्या वो सही तरीके से यूज भी हो रहा है या नहीं? तो पिछले हम जो 8-10 सालों से एक ही एक प्रकार का खाद डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खाद बॉन्ड बना करके उसी मिट्टी में पड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से हमारी मिट्टी बेहद ज्यादा कठोर हो चुकी है, बेहद ज्यादा कड़क हो चुकी है। मिट्टी में चीठापन आ चुका है, चिपचिपी सी हो गई है मिट्टी। पहले एक बार जुताई के माध्यम से ही बढ़िया तरीके से खेत बन जाता था, लेकिन आज एक बार हकाई करो, दूसरी बार हकाई करो, फिर रोटावेटर से उसको बारीक करो, तब जाके कहीं ना कहीं बोवाई हो पाती है। तो ये चीजें सभी किसानों को समझनी पड़ेगी कि क्या सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके और डीएपी के माध्यम से क्या खेती पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। कुछ उसमें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालना पड़ेगा, कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी डालना पड़ेगा, कुछ कार्बनिक खाद भी डालना पड़ेगा, कुछ जैविक खाद भी डालना पड़ेगा, जिसके माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और मित्र जीवाणुओं की संख्या, कार्बनिक खाद की मात्रा पर्याप्त रहे। तो ये चीजें हमें किसानों को बतानी पड़ेगी। अब उसके बाद बारी आती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम किसानों को प्रोवाइड करवा सकते हैं और उनके माध्यम से किसान बहुत बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, हमारे पास में वो प्रोडक्ट हैं, और सबसे अच्छी बात है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहद बढ़िया है, कंटेंट बेहद बढ़िया है, और अच्छी बात यह है कि उसका वेट काफी कम है, पैकेजिंग काफी छोटा है, तो इधर उधर ले जाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करें दुकान से खरीदने जितना सरल, मतलब हम किसानों के पास में जाकर के सही तरीके से उनको सारा डाटा डिस्क्राइब करते हैं, सारी जानकारी देते हैं और प्रोडक्ट उनको होम डिलीवरी करते हैं, और उन्हें ये आश्वासन दिलाते हैं कि आपके पास में अगर 10 बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा जमीन है तो आप आपकी जमीन के कुछ हिस्से में यूज कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप आने वाले समय में आपकी पूरी जमीन में इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। मतलब भरोसेमंद है, 100% सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाइड है, संतोषजनक है कि आप यूज करेंगे, आपको बेहतर लगेगा, तो आप आने वाले समय में प्रोडक्ट को ले पाएंगे। और पूरे भारत में निःशुल्क डिलीवरी भी है, सिर्फ कोरियर का चार्ज लगता है। तो पूरे भारत में हम कहीं भी इन प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं, पर कोरियर का चार्ज हमें देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा इतना भी छोटा नहीं है कि कोरियर वाला चार्ज हमसे ना ले। लेकिन जब पैकेजिंग छोटा होता है तो किसानों को लग सकता है कि यार ये प्रोडक्ट क्या ही रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रेन वॉश सा हो चुका है किसानों का कि यार वो 50 किलो की बोरी में 1 बीघे में डालूंगा तभी मुझे रिजल्ट मिल पाएगा। लेकिन हमें हमारे नॉलेज के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से उनको ये चीजें बतानी पड़ेंगी, ये चीजें समझानी पड़ेंगी कि जो आप 50 केजी की बोरी जब डालते हैं खेतों में, तो उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो 4 से 5 केजी ही होता है। जो मेन न्यूट्रिएंट्स जमीन को चाहिए वो उसमें इतना ही होता है, बाकी सारा डस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन ये चीजें जब हम बार बार करेंगे तब जाके हम किसानों को सही तरीके से समझा पाएंगे। अब ये जो इतना डाटा अभी तक हमने शेयर किया है, ये सिर्फ यहाँ पे हमें करना है कि किसान हमें समझ पाए, हमें समय दे पाए, हमारी बातों को सुन पाए। आती है हमारे प्रोडक्ट्स को नोट करने की कि हमारे पास में क्या है और हम किसानों को क्या ही दे सकते हैं। तो हमारे पास में जैसे कि आपको पता है कुल 4 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे जो जादुई प्रोडक्ट है हमारा भूविटा। हमारा भूविटा जो है एक प्रकार का सॉइल कंडीशनिंग खाद है, सॉइल की कंडीशनिंग करता है, और ये 4 केजी में अवेलेबल है। 4 केजी का ये पैकेट आता है और कहीं भी इसको आसानी से कैरी किया जा सकता है। अब ये सॉइल कंडीशनर है, तो मतलब जैसे कि हम बालों में कंडीशन लगाते हैं तो कैसे हमारे बाल नरम और मुलायम हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम समय दर समय भूविटा को यूज करेंगे तो समय के हिसाब से हमारी जमीन में नरमाहट आती जाएगी। ये हमारी जमीन की कंडीशनिंग का काम करेगा। दूसरी चीज है कि जमीन में नमी को लंबे समय तक बना करके रखेगा, मतलब जमीन में जल धारण क्षमता को ये बढ़ाएगा। उसके बाद में मित्र बैक्टीरिया की संख्या को ये बढ़ाता है, जमीन के पीएच लेवल को संतुलित करता है, और जमीन में जो कार्बनिक खाद की मात्रा नील हो चुकी है उस कार्बनिक खाद की मात्रा को भी पूरा करता है। और इसमें जो आवश्यक जो कार्बनिक पदार्थ जमीन को चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है कि जमीन को जितने भी पोषक तत्व चाहिए, जो हमने 12 पोषक तत्वों की बात की थी, वो जमीन में जो मित्र बैक्टीरिया इसके माध्यम से बनेंगे वो ऑटोमेटिकली उस अपशिष्ट के माध्यम से वो सारी चीजें पौधे को प्राप्त यहाँ से करवा देंगे। तो हमारा जो भूविटा है 4 केजी में, ये बेहद बढ़िया तरीके से उपज में भी वृद्धि करता है और साथ ही साथ जमीन की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है, जमीन में नरमाहट भी लाता है, और जो कई समय से खाद जो बॉन्ड बनाकर पड़ा हुआ है, जो जमीन को कठोर कर रहा है, उस खाद को भी घोल करके पौधे को प्राप्त करवाता है और जमीन में उसके ही माध्यम से नरमाहट आती है। अब ये कितना लगेगा, कौन कौन सी फसल में, ये हम आखिर में पूरा उसको डिस्क्राइब करेंगे कि किस फसल में कितना ये लगता है। तो ये हमारा भूविटा एक प्रकार का हमारा सॉइल कंडीशनिंग खाद है। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट यहाँ ये कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है इको हरियाली, जो कि 3H और 2F फॉर्मूले में बना हुआ है। अब ये 3H और 2F क्या है, ये ह्यूमिक प्लस फुलविक का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें ह्यूमेट, ह्यूमिक, ह्यूमिन प्लस फुलविक और फुलवेट एसिड का कॉम्बिनेशन है। अब ये जो ह्यूमिक और ये फुलविक का जब कॉम्बिनेशन हम समझेंगे तो मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमिक और फुलविक की ही आवश्यकता होती है। अगर ये ह्यूमिक और फुलविक नेचुरली तौर पे अगर मिट्टी में उपलब्ध हो तो बाहर से जो हम खाद डालते हैं उसकी मात्रा को हम आधा कर सकते हैं, मतलब जो हमारा खर्च है वो आधा हो जाता है। पौधे में लगने वाली बीमारियों की संख्या लगभग नील हो सकती है इसके माध्यम से। बीज के अंकुरण में बेहद ज्यादा ये अच्छे से रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे हम बीज का उपचार भी कर सकते हैं। आगे चीज है कि ये जड़ों के विकास में बेतहाशा वृद्धि करता है। जब आप इको हरियाली डालेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यार जिस साइड इको हरियाली डला है या जिस पौधे में इको हरियाली डला है उसकी जड़ों का विकास बेहद ज्यादा हुआ है, मतलब नॉर्मल से आप डबल समझेंगे उसके जड़ों के विकास को। ये भी
मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, ये भी जमीन में नरमाहट लाता है, ये भी मित्र बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है। साथ में जब व्यक्ति फंगीसाइड डालता है, मान लो किसी भी प्रकार का जड़ से संबंधित किसान ने कोई फंगीसाइड डाला, तो वो हानिकारक फंगस को तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ में मित्र फंगस को भी वो खत्म कर देगा। अब हमारा इको हरियाली क्या है, आप समझ सकते हैं कि जैविक फंगीसाइड है। ये मित्र फंगस को बढ़ावा देता है, मित्र फंगस को बढ़ाता है। अगर जमीन में मित्र फंगस बेहद ज्यादा मात्रा में है तो शत्रु फंगस पैदा होगा ही नहीं। तो एक प्रकार का इसको फंगीसाइड के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जब फसलें पीली पड़ती है, मान लीजिए कहीं जल भराव के कारण पीली पड़ी है, या तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं पोषक तत्वों की कमी के कारण पीली पड़ी है अगर फसल, तो अगर पीली पड़ी फसलों में इसका स्प्रे करते हैं तो ग्रीननेस पे बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। पूरा खेत हमारा एक जैसा हरा भरा ये कर देता है। साथ में अगर कहीं मान लीजिए फसलों की हाइट कहीं बड़ी है, कहीं छोटी है, कहीं बड़ी है, कहीं छोटी है, अगर इसका हम स्प्रे करते हैं तो जितनी फसल की कैपेसिटी है उतनी एक समान ये ग्रोथ करवाता है ग्रीननेस के साथ में। तो पूरा खेत हमें लगभग एक जैसा दिखाई देगा इको हरियाली के माध्यम से। तो इको हरियाली के भी बेहद ज्यादा फायदे हैं। ह्यूमिक प्लस फुलविक के साथ में हम बेहद अच्छे से इसको प्रमोट कर सकते हैं। आगे अगर अगले प्रोडक्ट की बात करें हम, तो हमारा पीजीपीआर जो कि हमारा प्लांट ग्रोथ प्रमोट करता है, इसके अंदर है राइजोबैक्टीरिया। और कहा जाता है कि फसल की जड़ों के आसपास एक राइजोबैक्टीरिया का आवरण होता है जिसके माध्यम से पौधा सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रहण करता है। और जब पौधा फ्लावरिंग की अवस्था में जाता है तो अत्यधिक फूल उसमें आते हैं, फूलों को झड़ने से बचाता है और अधिक कर्रे आते हैं जिससे अधिक दाना आएगा, दाने का चमक, मोटाई और वजन के ऊपर काम करता है। इसको भी हम बीजोपचार में यूज कर सकते हैं, ये भी बीज अंकुरण में बहुत बढ़िया से रोल प्ले करता है। और इसमें फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो दाने की चमक के ऊपर काम करता है। और इसमें भी आपका प्रोटीन, एंजाइम और एंटीबायोटिक्स होता है जो फूलों को गिरने से बचाता है। अगर पौधे में अत्यधिक फूल आए हैं और सारे फूलों के कर्रे अगर बन जाए ना तो बम्पर उत्पादन यहाँ से किसान ले सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फसलें जब बेहद अच्छे से दिखती है ना, तब जब फूल वाली अवस्था आती है तब उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। लेकिन लगभग देश का 85% किसान तो सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके और डीएपी ही डालता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। उस समय पर अगर हम पीजीपीआर का स्प्रे अगर फसल में करवा दें तो जो फूल आए हैं उन फूल से प्रॉपर तरीके से कर्रे बनेंगे और फली अच्छे से आएगी, जिससे दाना अच्छे से उसमें जाएगा और अच्छे से दाना पकेगा और वहां पर फसल का बेहतर उत्पादन हम ले सकते हैं पीजीपीआर के माध्यम से। आगे बात करते हैं साथियों, हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है एग्रो 90, जो कि हमारा नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है। मतलब किसी भी आयन के साथ में कोई सा भी एक क्रिया नहीं करेगा, इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। किसी भी साथ में मिला करके इसको हम यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी नहीं होगा। चंदन सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कोई सा भी साइड इफेक्ट नहीं होगा एग्रो 90 का। अगर देखा जाए तो मार्केट में आम भाषा में अगर जाएंगे तो इसको बोला जाएगा कि ये एक चिपको है, लेकिन मार्केट में जो चिपको होता है, चंदन सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चंदन सर इनको मीटिंग से लेफ्ट कर दो। नहीं करना चाहिए। चंदन सर अपना माइक म्यूट कर ले। गौरव पानू सर, अबे क्या हो गया? सर माइक म्यूट है आपका। ये हमारा जो नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है साथियों, ये एक प्रकार का हमारा एक्टिवेटर भी है, स्प्रेडर भी है और इसके अंदर सिलिकॉन भी है। मतलब ये जो पानी के साथ में क्रिया करता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पानी होता है, पानी को जब हम ऐसे बूंद के साथ में गिराएंगे तो उसके आसपास एक सरफेस होता है, मतलब सतही तनाव होता है।
जब तक वो बॉन्ड पानी को पकड़े रखता है तब तक पानी किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ में अच्छे से घुलनशील नहीं होता है, जिससे हम जो खर्च करते हैं खेती में वो 100% नहीं काम करता है। मान लीजिए हमने किसी भी प्रकार का खाद डाला, किसी भी प्रकार का टॉनिक डाला, इंसेक्टिसाइड डाला, फंगिसाइड डाला, पेस्टिसाइड डाला, कोई सा भी दवाई डाला, जब तक वो पानी में पर्याप्त तरीके से नहीं घुलेगा और पत्ती में गिर करके अच्छे से फैल के एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो हमारा एग्रो 90 क्या करता है कि पानी को 40% तक और पतला करता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम किसी भी दवाई का स्प्रे करेंगे तो पानी पत्ती पे गिरेगा, तुरंत फैलेगा, मतलब स्प्रेड होगा और पत्ती के रोम छिद्र के माध्यम से पत्ती में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे हमारी दवाई 100% यूज होगी और हमारा जो दवाई है लंबे समय तक कारगर होगा, लंबे समय तक वो काम करेगा। अगला जो है एक्टिवेटर है, मतलब अगर हम इसको जमीन में यूज करेंगे चाहे पौधे में यूज करेंगे तो जो निष्क्रिय अवस्था में जो एंजाइम पड़े हैं या तो फिर अघुलनशील अवस्था में जो खाद पड़ा है, जब उसके संपर्क में आएगा तो उसको एक्टिव कर देगा, निष्क्रिय एंजाइम है तो उसको पुनर्जीवित कर देगा, सक्रिय कर देगा, जिससे आसानी से पौधा उसको ले सकता है। थर्ड है कि इसमें सिलिकॉन है, मतलब सिलिकॉन आप समझ लो कि एक प्रकार का टॉनिक है, एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। जब पौधा बड़ा होता है तो सिलिकॉन की कमी से तना कमजोर होता है, तो ये तने की मजबूती के लिए सिलिकॉन है। साथ में क्या करता है, सिलिकॉन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेहतर होती है। फोटोसिंथेसिस पौधा अगर अच्छे से करता है तो अच्छे से पौधा भोजन बनाएगा, और अगर पौधा अच्छे से भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रोडक्शन में वैसे ही इंप्रूवमेंट होगा। तो ये यहाँ साथियों हमारे लगभग 4 प्रोडक्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और ये चारों प्रोडक्ट आप जमीन में भी यूज कर सकते हैं, चारों प्रोडक्ट को आप स्प्रे भी कर सकते हैं, चारों प्रोडक्ट्स को आप ड्रिप इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को ये कहकर नहीं दे सकते कि ये कीटनाशक है, ये किसी भी थ्रिप्स पे काम करेगा या किसी भी प्रकार का कोई जहर है। नहीं, हमारे जो प्रोडक्ट है किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी को भी मारते नहीं है, क्योंकि शुरू में बहुत सारों ने इसको बोले इल्ली मार है, ये मच्छर मार है, इसमें डाल दो, तो गलत तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, फिर रिजल्ट जाहिर सी बात है कि मोरल डाउन यहाँ से होगा। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है, पौधे की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए है, पौधे के प्रोडक्शन में बेहतर काम करता है, इम्यून सिस्टम पे काम करता है, ग्रीननेस पे काम करता है। ऐसे करके हमारे 4 प्रोडक्ट यहाँ से काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अभी बीच बीच में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट है, किन किन चीजों से बना हुआ है, किन किन चीजों की पूर्ति करता है, तो ये बहुत सारे सवाल आते थे। तो पहले क्या था, इको हरियाली में भी कोई कंटेंट मेंशन नहीं था और भूविटा में भी कोई कंटेंट मेंशन नहीं था। तो अभी केमिकल कंपोजिशन दोनों प्रोडक्ट्स पे आ चुका है। तो हमारे जो इको हरियाली में ह्यूमिक एसिड है लगभग 52% है, फुल्विक एसिड है जो 16% है, और पोटेशियम भी इसके अंदर है 5 से 6%। तो ये इसमें केमिकल कंपोजिशन भी है। बात करें भूविटा की, तो भूविटा के ऊपर भी केमिकल कंपोजिशन मेंशन है। आपके इसमें ह्यूमिक एसिड भी है, फुल्विक एसिड भी है, पोटेशियम भी है, K2O भी है, अमीनो एसिड भी है और विटामिन भी है। तो ये भी लोगों को बता सकते मिलेंगी। और सीक्रेट बात बताऊं तो इससे भी अधिक इसमें कई कंटेंट डले हुए, क्योंकि सारे कंटेंट मेंशन नहीं करते हैं, तो एक कंटेंट भी मेंशन है। अब बात कर लेते हैं साथियों डोज की, क्योंकि देखिए हर प्रांत में अलग अलग फसलें लगती है और हर प्रांत में खेती का रकबा भी अलग अलग होता है। मान लीजिए एमपी में अलग है तो उत्तराखंड में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा। कहीं एकड़ चलता है, कहीं बीघा चलता है, तो कहीं कहीं हेक्टेयर के बिहाफ पे भी काम होता है। तो उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे, कौन कौन सी फसलें लगती है और उनमें किस किस तरीके से हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं कंदवर्गीय फसल की, जिसमें आपका हो गया लहसुन, आलू, प्याज, चुकंदर, गाजर, मूली और बहुत सारी चीजें, मूंगफली हो गई, ये कंदवर्गीय फसल में आती है। अब बात करें बीघा, तो जो आपके इधर जो एकड़ होता है ना, वो हमारे इधर 1.25 बीघा होता है। अब कहीं कहीं हेक्टेयर भी होता है और कहीं कहीं एकड़ जो होता है, जैसे उत्तराखंड में बोले तो 6 बीघे का 1 एकड़ होता है। तो अगर हमारे इधर के बीघे को कन्वर्ट करें अगर स्क्वायर फीट में, तो 27,500 स्क्वायर फीट होता है।
और एक जो बीघा बिस्वा चलता है ना, तो एक आरा होता है कि कितने आरे का एक बीघा होता है। तो हमारे इधर 25 आरे का एक बीघा होता है, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इधर बीघा चलता है तो मैं बीघा के हिसाब से ये डोज यहाँ से बनाया हूँ। तो हमारा इधर अगर एक बेसल डोज माना जाए तो हम 2 बीघा के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें, लहसुन आलू प्याज हमारे इधर ज्यादा होता है, तो आलू लहसुन प्याज में जो बेसल डोज होता है वो हम 2 प्रकार से डलवा सकते हैं, जिसमें आपका 2 बीघा में 2 भूविटा, 2 इक्को हरियाली, उसी में मिक्स हम लिक्विड हमारा पीजीपीआर कर देंगे 250 ml का, और उसी में मिक्स हमारा लिक्विड हम एग्रो 90 भी कर देंगे। मतलब 4 ही प्रोडक्ट का आपस में मिक्सअप कर देंगे, और मार्केट का हम खाद जो लेंगे एनपीके उसको कर देंगे आधा, क्योंकि लगभग इसमें 50 केजी पर बीघा किसान डालते हैं, तो बहुत सारे किसान 2-2 बोरी बीघा और 3-3 बोरी बीघा भी डालते हैं, तो उसको हमने जस्ट आधा कर लिया है, तो 50 केजी एनपीके। इसके अतिरिक्त किसान बहुत सारे पोटास भी डालते हैं, बहुत सारे किसान सल्फर भी डालते हैं, तो वो जितना डालना चाहे बीघे का 10 किलो 15 किलो वो भी इसमें वो मिक्सअप कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये प्रोडक्ट है लगभग उसकी पूर्ति इसके माध्यम से हो जाएगी, क्योंकि किसान जब पोटास डालता है सल्फर डालता है तो वो लगभग यहाँ से पूर्ति हो जाएगा। लेकिन शुरू के साल अगर किसान डालना चाहे तो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसल डोज है कि बुआई से पहले या तो फसल बो दी हो और पहले पानी के पहले, मतलब पानी नहीं डालें उसके पहले इसको डाल सकते हैं, तो बेसल डोज है। तो 2 भूविटा 2 इक्को हरियाली 1 पीजीपीआर 1 एग्रो 90 50 किलो एनपीके में मिक्स करके आप खेतों में ऐसे करके बुरकाव इसको कर सकते हैं। या तो फिर चारों प्रोडक्ट नहीं ले तो फिर 2 बीघा में आप 4 भूविटा 2 इक्को हरियाली और 50 केजी आपका एनपीके, इसको आपस में मिक्स करके आप डलवा सकते हैं, तो भी 2 बीघा का बेसल डोज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और रिजल्ट की बात करूं तो एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर लेना कि किस तरीके से आपके इधर खेती का रकबा है, उस तरीके से अगर हम इसको करके बनाएंगे तो बेहद बढ़िया होगा। पता चला आपके इधर 2 बीघा मान लीजिए एकड़ में ज्यादा होता हो, हेक्टेयर में ज्यादा होता हो, तो फिर खाद की संख्या कम हो जाएगी, या तो फिर कम होता हो तो खाद अधिक हो जाएगा, किसान को महंगा पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लेना। तो ये हमारा बेसल डोज कंप्लीट होता है। उसके बाद में बात करें तो उसी कंदवर्गीय फसल में 30 से 45 दिन की अवस्था के बाद में जब निदाई गुड़ाई कंप्लीट हो जाता है, तब अगर एक डोज हम डलवाना चाहें तो 2 बीघा में जो सेकेंड डोज है, फिर पहले जमीन वाला देख लेते हैं, तो 2 भूविटा 1 इक्को हरियाली, और फिर अगर खाद डालना चाहे किसान तो 50 केजी फिर वो एनपीके ले सकता है, या तो फिर कोई सा भी चाहे गोबर का खाद हो उसमें मिक्स करके डाल दो। किसान बोलेगा आपका डाल रहे हैं तो फिर हमारा खाद क्यों डाले, तो क्योंकि हमारा कंटेंट कम है तो इसको खेतों में डालेंगे कैसे, इसलिए हम कोई सा भी दूसरा कंटेंट इसमें लेते हैं, तो सेकेंड डोज में उसको डाल सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है स्प्रे, तो स्प्रे में फिर हम पूरे 2 बीघा में 1 पीजीपीआर 1 एग्रो 90 1 पूरा इक्को हरियाली, और मार्केट का कोई सा भी मान लीजिए उसमें मच्छर है, थ्रिप्स है या तो ईल है, तो उसमें फिर मार्केट का जो भी वो कीटनाशक लेते हैं वो कीटनाशक मिक्स करके उसको डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें बोलना है कि मार्केट से आप चिपको लेके मत आना, नहीं तो क्या होता है कि दुकानदार 1 लीटर का चिपको का बोतल भी उनको 300-400 रुपए वाला थमा देता है, जिसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का वो चिपको होता है। तो ये चीजें भी हमें किसान को बताना है ताकि किसान हमसे कनेक्ट करे। आगे चलते हैं साथियों। तो अब ये तो हो गई कंदवर्गीय फसल, लेकिन अब जो दलहनी तिलहनी फसल है, जैसे कि हमारा गेहूं हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, चना हुआ, और भी कई प्रकार की फसलें हैं, तो उसमें हम कौन सा बेसल डोज डालें बुआई के समय। अब जैसे कि बात करें कि उत्तराखंड वाले एरिया में सिडिल वगैरह नहीं चलता है। जब मैं बात किया था फाइटर से, तो वहां मतलब खेतों की जुताई करके ऐसे ही मतलब अनाज या फिर जो बीज है उसको ऐसे ही खेती में डाल देते हैं, और फिर ऊपर से या तो जुताई कर देते हैं या तो पानी डाल देते हैं। लेकिन हमारे इधर क्या होता है कि सिड्रिल से गहराई में बुआई करते हैं, तो हम सिड्रिल में ही बीज के साथ में उसको मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन अगर उधर ऐसा चलता है तो उसी बीज में आप 2 भूविटा 2 बीघा में 2 इक्को हरियाली और 50 केजी एनपीके उसी बीज में मिक्सअप कर लो, और बीज के साथ में ही उसको खेतों में ऐसे बुरकाव कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि बीज का उपचार करते हैं, मतलब बोने से पहले बीज में लेप लगाते हैं। तो बीजोपचार के लिए हम इक्को हरियाली 100 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको पानी में मिक्सअप करवा सकते हैं। 100 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से इक्को हरियाली हम मिक्सअप करवा के उसको बीज को डायरेक्ट हम बुआई इससे कर सकते हैं, और उससे भी बेहतर उत्पादन यहाँ से, क्योंकि बीजों का उपचार हो जाएगा तो बेहतर उत्पादन हम यहाँ से ले सकते हैं। शायद स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? जी सर। जी सर। जी सर, बीजोपचार